नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 12 जुलाई और आज कई कई आर्टिकल इम्पॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले तो जो है माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स थे और पीछे कल के पेपर में भी जो है 2 आर्टिकल हमारे डिस्कशन के लिए रह गए थे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। तो अभी आज के डिस्कशन में जो है, अभी इस डिस्कशन में तो उसको शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे या तो जो है शाम तक दूसरा डिस्कशन अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर आगे फर्दर जो है अपने डिस्कशंस में एक एक करके उन आर्टिकल को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं देख लीजिए। एक तो सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का एक है, उसमें जो है अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं सरकार ने, तो उसका ड्राफ्ट बन चुका है और अभी जो मानसून सत्र चालू होने वाला है, उस मानसून सत्र में जो है उसको प्रस्तुत किया जाना है। तो इसको लेकर के एक आर्टिकल है, उसमें कुछ जो है सुधार किए जा रहे हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं वो किस तरीके से डिटेरियोरेशन मीन्स जो वन है, वनों के ह्रास को बढ़ावा देंगे, ऐसा राइटर का मानना है। तो इस पर एक आर्टिकल है। दूसरा, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई को, तो आज भी उस पर एक जो है आर्टिकल आया है। अच्छा आर्टिकल है, महिलाओं के जीवन में क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको लेकर के। दूसरा, इस बार जो प्री मानसून बारिश का लेवल है, मीन्स जो मानसून के पहले जो बारिश होती है, तो उस मानसून के पहले वाली बारिश का लेवल जो है पहले से कहीं ज़्यादा है। तो इसके क्या क्या कारण है, क्या ग्लोबल वार्मिंग ही पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है, इस मुद्दे पर एक आर्टिकल है। उसके बाद अभी पेप्सिको और फार्मर्स के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। तो उस केस पर जो है पेप्सिको को रजिस्ट्रेशन, उसका एक जो आलू की वैरायटी है, जो लेज़ के चिप्स आते हैं आपने देखे होंगे मार्केट में, तो उसमें जो है कोई आलू की वैरायटी यूज़ करता है FL2027। तो उस FL2027 पर जो पेटेंट राइट था पेप्सिको का, उसको समाप्त कर दिया था रिलेटेड अथॉरिटी ने, और पेप्सिको ने जो है एक पिटीशन मींस फाइल की हुई थी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उस पिटीशन को खारिज कर दिया, मींस इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया पेप्सिको के। उसके बाद एक आर्टिकल है चैट जीपीटी के यूज़ और उसके इम्पैक्ट पर, कि चैट जीपीटी जो है उसका यूज किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन से वो पहलू हैं जो ये कवर नहीं कर पाएगा या क्या क्या नुकसान होंगे। तो ये आर्टिकल अभी हम लोग इस डिस्कशन में नहीं शामिल कर पाएंगे, लेकिन इसको फर्दर आगे वाले डिस्कशन में शामिल करेंगे। दूसरा, आज 12 जुलाई है और यूनाइटेड नेशंस जो है आज के दिन को मलाला डे के नाम पर, मलाला यूसुफजई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो मलाला यूसुफजई के नाम पर जो है आज के दिन को मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। इस पर कोई आर्टिकल नहीं है, बस इसको ऐसे इंक्लूड कर दिया है। दूसरा, एक हमारे पिछले दिनों के 2 आर्टिकल जो छूटे हुए हैं, तो एक तो ग्लोबल साउथ को लेकर के एक आर्टिकल था। तो ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो अधिकांश देश जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं, कम विकसित देश हैं। तो उन देशों को लेकर के एक आर्टिकल है, वो कल के पेपर में था लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं। दूसरा, कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर भी एक आर्टिकल था कल के पेपर में, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। और लास्ट आज के पेपर में एक चंद्रयान 3 पर आर्टिकल है। तो वो चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जो है बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक आर्टिकल के थ्रू भी किया था, फिर कल जो है चंद्रयान 3 पर हम लोगों ने पूरा एक वीडियो भी जो है मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें पूरी कंप्लीट जानकारी है। तो ऐसी कोई जानकारी बची नहीं है जो हम लोग डिस्कस ना कर चुके हो चंद्रयान 3 के बारे में। बस इस पूरे आर्टिकल में एक पॉइंट अलग निकल के आता है, और वो पॉइंट ये था कि साउथ पोल जो है, उस साउथ पोल पर क्या है कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा कभी पड़ी नहीं है, मीन्स हमेशा जो है सूरज की रोशनी जब वहाँ पहुँच नहीं पाई है, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, साउथ पोल की जो ज़मीन है या फिर वहाँ पर जो कुछ भी मौजूद होगा, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है जब यूनिवर्स बना होगा तब के। तो इसलिए वहाँ पे रिसर्च करना साइंटिस्ट के लिए एक बेटर ऑप्शन है यूनिवर्स के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का, क्योंकि किसी भी तरीके के रिएक्शंस नहीं है। मीन्स 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो सरफेस बनी हुई है, और 4 बिलियन ईयर्स एगो से सनलाइट के साथ भी उस सरफेस का रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए साउथ पोल जो है वो इस स्पेस मिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केवल एक पॉइंट था उसमें, तो उसमें पूरा आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल जो पहला आर्टिकल है हमारा फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल को लेकर के, तो ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल की तरफ हम लोग आते हैं। तो पहले हम लोग एक बार ये देख लेंगे थोड़ा सा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है वो एक्ट क्या कहता है। तो ये जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, ये पार्लियामेंट जो है इसको लेकर के आई थी 1980 में, और इसका काम क्या है कि जो वन है उनका संरक्षण करना, या फिर उनसे संबंधित कोई मामला है तो उस मामले में कैसे क्या डिसीजन लिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ों पर
कार्यवाही करने से संबंधित ये जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। 1988 में इसमें जो है संशोधन किया गया था। इसके अलावा 1992 में भी इसमें कुछ संशोधन करके कुछ गतिविधियों को जोड़ा गया था, कुछ एक्टिविटीज़ को जोड़ा गया था। अभी आगे हम लोग वो भी देखेंगे। इसके बाद आप देखिए ये पूरे भारत पे लागू होता है। और इसके अलावा ये काम क्या करता है, तो इसका काम ये है टू कंट्रोल फर्दर डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया, कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वन क्षेत्र हैं जो भारत के, उनके डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाए उसको नियंत्रित करने का काम करता है। जहाँ तक भारत के वन क्षेत्रों की बात है तो आप फॉरेस्ट एरियाज का मतलब समझ लीजिए कि भारत में जो है 2 एक्ट हैं इस मामले में। एक तो जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, ब्रिटिश पीरियड का। उसमें कुछ जो ज़मीन है वो वन क्षेत्र के रूप में आरक्षित है, ठीक है। और दूसरा 1980 का जो एक्ट है, इसमें कुछ ज़मीन जो है, जंगल जो है वो एनलिस्टेड हैं, मीन्स सूचीबद्ध हैं जंगल के तौर पे। तो जो वन क्षेत्रों की बात हम लोग करते हैं तो वो वन क्षेत्र केवल यही 2 प्रकार के वन क्षेत्र हैं जो या तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत अधिसूचित है या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अधिसूचित है। बाकी इसके अलावा और जो भी अगर कहीं जंगल है भी पर इनमें अधिसूचित नहीं है तो उसको जो है जंगल की कैटेगरी में नहीं मानती सरकार। इसके अलावा ये एक्ट जो है 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ और इसमें जो है कुल 5 सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। जिसमें से पहला सेक्शन जो है वो ऐसे ही कि किस डेट को लागू किया जा रहा है, किस कहाँ कहाँ लागू होगा, जैसे पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू है, शॉर्ट टाइटल इसका क्या है इसके बारे में बताता है, कोई खास प्रोविजन नहीं है। दूसरे सेक्शन में जो है ये दूसरा सेक्शन जो है वो अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध जो है उनके बारे में बताता है। और उनके ऊपर प्रतिबंध क्या है कि जो फॉरेस्ट्स हैं उन फॉरेस्ट्स में या फिर फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ की एक्टिविटीज़ हैं, उसके यूज के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परमिशन नहीं दे सकती। नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे सकती किसी फॉरेस्ट लैंड के यूज़ का। दूसरा जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 जो है एक कमेटी गठित करने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार जो है किसी कमेटी को गठित कर सकती है, उसमें सदस्य कितने होंगे ये केंद्र सरकार ही तय करेगी जैसा वो अपने आप से ठीक समझे। और इस कमेटी का काम क्या होगा कि अगर किसी मामले पर अनुमति चाहिए जो कि इस एक्ट के अंदर निषेध की गई है कोई एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी के मामले में अगर कोई अप्रूवल चाहिए तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी गठित करने का केंद्र सरकार को अधिकार देता है ये सेक्शन 3। और इसके अलावा दूसरा, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको केंद्र सरकार जरूरी समझती है कि इस पर जो है वन से संबंधित इस मैटर पर विचार होना जरूरी, तो उसके लिए केंद्र सरकार जो है एक कमेटी को गठित कर सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी एक बिल को अमेंड करने के लिए एक कमेटी को गठित किया गया है ना केंद्र सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी है। उसके बाद सेक्शन 3 के अलावा सेक्शन 3 में 2 पोर्शन और हैं, 3A और 3B। तो 3A जो है वो पेनाल्टी का प्रावधान करता है, मीन्स जुर्माने का प्रावधान करता है। अब देखिए यूपीएससी में इस तरीके के स्टेटमेंट बड़े सिंपल से पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए केवल इनको हल्का सा ऊपर डिस्कस किए ले रहे हैं हम लोग। तो सेक्शन 3A जो है वो पेनाल्टी का प्रोविज़न करता है, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पेनाल्टी का प्रोविज़न है, पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मीन्स एक्ट के जो नियम है उनका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है इसमें। सेक्शन 3B जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई रूल का उल्लंघन किया है तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उस अथॉरिटी या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है सेक्शन 3B। और ये बात इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको गिल्टी माना जाएगा। जिस विभाग ने गलती की है उस विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को गिल्टी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। वो भले ही ये बात क्यों ना कहे कि वो ये काम जो है उसकी बिना जानकारी के हुआ है, उसकी बिना जानकारी के हुआ है, फिर भी गिल्टी वही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखिएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सच केसेस इट सेज दैट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑल्दो इफ ही प्रूव्स दैट इट वाज डन विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। और भले वो ये कहे कि हमने जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी लेकिन हम इसे रोक नहीं, पर फिर भी जो है उसको गिल्टी माना ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। उसके बाद सेक्शन 4 जो है वो किसको शक्ति बनाने की नियम बनाने की शक्तियाँ जो हैं उनके बारे में चर्चा की गई सेक्शन 4 में। देखिए केंद्र सरकार को ही सारे एक तरीके से शक्तियाँ हैं, हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर जो है
कि जहाँ बात कर रहे थे हम लोग सेक्शन 2 में, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोहिबिटेड कर जरूर रहा है, लेकिन नॉन फॉरेस्ट पर्पज एक्टिविटीज़ के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट डी रिजर्वेशन नहीं कर सकता है फॉरेस्ट का। लेकिन इसके अलावा फॉरेस्ट में अगर और कोई एक्टिविटी चलानी है तो वहाँ पे फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए वो अनुमति देने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को, ये याद रखिएगा। और सेक्शन 5 जो है उसका काम क्या है कि अगर कोई मान लीजिए अध्यादेश आया तो उस अध्यादेश को ख़त्म करना, या फिर जो है कोई नए संशोधन वगैरह तो उनको लागू करना, ये जो है सेक्शन 5 का काम, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना कि जुर्माने का प्रावधान है और सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे गिल्टी माना जाएगा, भले ही उसे जानकारी ना हो उस कृत्य की, तब भी वो अपराधी है। अगर वो ये भी कहे कि हमने बहुत कोशिश की रोकने की, तब भी फिर भी उसे कुल मिला के गिल्टी माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रोहिबिशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक कमेटी भी बना सकती है जंगलों से रिलेटेड किसी अप्रूवल के मैटर में, या फिर कोई कंसर्न मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझे उसको लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा था। उसके बाद 1992 में इसमें जो है कुछ गतिविधियों को जोड़ा गया, और ये गतिविधियां जो है वो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 1992 में कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को इस एक्ट में जो है परमिशन दी गई, इनको जोड़ा गया। लेकिन कैसी कि विदाउट कटिंग ट्रीज, जिसमें पेड़ ना काटने पड़े, और लिमिटेड कटिंग, या फिर बहुत सीमित कटाई की जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि बिल्कुल पेड़ नहीं काट सकते हैं इनका इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जिनमें पेड़ काटने भी पड़े तो लिमिटेड कटिंग कर सकते हैं आप, बिना ये नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा आप कटाई कर डालेंगे। तो विदाउट कटिंग ट्रीज और लिमिटेड कटिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भी कब, जब केंद्र सरकार का पहले से आपको प्रायर अप्रूवल होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट आपको अप्रूवल नहीं दे सकती है। इसके बाद आप देखिए तो ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी। तो ये एक्टिविटीज़ थी ट्रांसमिशन लाइन्स का बिछाना, या फिर सीस्मिक सर्वेज, या फिर एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जब बनते थे तो इनमें क्या बड़े पैमाने पर जो है क्षति पहुंचती थी जंगल को। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये बिल्कुल तय था कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर इज़ नेसेसरी। आवश्यक तौर पर बिल्कुल ये कंपलसरी था कि इसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। बाकी की जो एक्टिविटीज़ थी उनको भी चाहिए प्रायर अप्रूवल, लेकिन इसके लिए एकदम आवश्यक था प्रायर अप्रूवल, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। अब आज के आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल का नाम है ग्रीन वॉशिंग। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनका मानना ये है कि जो अमेंडमेंट्स 2023 में लाए जा रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, तो ये कहीं ना कहीं जो वन संरक्षण है उसको डाइल्यूट करेंगे, उसको हल्का करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए। तो ये कहते हैं कि ये जो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी का मतलब आप समझ रहे होंगे राज्यसभा के सदस्य भी होंगे उसमें और लोकसभा के सदस्य भी होंगे। तो जॉइंट कमेटी जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023 लेकर के आई है, ये जो है ये कंटेंशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मींस जो है विवादास्पद जैसा है, विवादित है ये। क्योंकि ये जो है सिग्नल्स द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ये जो है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को जन्म देने वाला है इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो ये संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बीच में, जो संतुलन बनाने की बात ये कर रहा है, वो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो थोड़े विवादित से हैं, या फिर जो है कंटेंशियस मीन्स संतुष्ट करने वाले नहीं है, असंतुष्टि पैदा कर रहे हैं वो। तो ये कहते हैं कि अब इस एक्ट के अंदर आप देखिए जैसे क्या क्या प्रोविज़न है। जैसे स्टेट जो है, स्टेट आगे फर्दर जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर जो जंगल पहले से सूचीबद्ध हैं, उन जंगलों के अलावा अगर कहीं कोई और जंगल है भी तो उस जंगल को स्टेट गवर्नमेंट जो है अब जंगल के रूप में सूचीबद्ध नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जब उसे जंगल नहीं माना जाएगा तो फिर जो है इसका मतलब आप उसको काट सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो तो आप जाइए, जंगल उसमें लिस्टेड नहीं है तो भले अच्छा वाला जंगल हो लेकिन वो कट जाएगा, ये ऑथर का मानना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो एक केस है टीएन, ये केस का नाम आप याद रखिएगा, टीएन गोदा बर्मन थिरुमल पद केस 1996। तो इसमें क्या था, इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट के थ्रू क्या हुआ था कि उस जजमेंट में ये बात शामिल आई थी कि जंगल के अंदर केवल वो जंगल ही नहीं माने जाएंगे जो भारतीय अधिनियम 1927 या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो जंगल इसमें शामिल नहीं भी हैं और फिर भी वो जो जंगल हैं
उनको भी संरक्षण के दायरे के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन जब इस एक्ट में ये बात शामिल की जा रही है कि स्टेट फर्दर किसी और जंगल को अब अपनी तरफ से क्लासीफाई नहीं कर सकते, मीन्स उसे सूचीबद्ध नहीं कर सकते, तो फिर अब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस केस से रिलेटेड जजमेंट को, इसको आप याद रखिएगा, टीएन गोदा बर्मन केस, गोदा बर्मन केस करके आप याद कर लीजिए। तो गोदा बर्मन केस से जो व्यापक क्षेत्र शामिल हुआ था जंगल में, उस गोदा बर्मन केस से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो शामिल किए थे सारे जंगल, अब वो जंगल जो है उनको अब सुरक्षा पहले की तरह नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं उन अमेंडमेंट्स में ये बात है कि स्टेट फर्दर किसी भी ऐसे जंगल को क्लासीफाई नहीं कर सकता या वहाँ पर कोई रोक नहीं लगा सकता किसी तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलने के दौरान, क्योंकि वो जंगल सूचीबद्ध नहीं है। उसके बाद आगे कहते हैं कि अब ऑथर यहाँ बात करते हैं आके कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता है। देखिए भारत में क्या है कि हर 2 साल पे जो है भारतीय वन रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो जो वन रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेकर के आता है, तो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हर 2 साल पर रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो है बहुत थोड़ा थोड़ा ही जंगल बढ़ रहा है, और वो भी इनका मानना है कि ये कागज़ों पर ही बढ़ रहा है। ऐसा ये क्यों कहते हैं आप देखिए, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जंगल बढ़ रहा है कागज़ों पर, ये केवल है कहाँ, तो ये कहते हैं कि इट इज़ ट्री कवर इन ऑर्चर्ड्स, यानी या तो बागों में कहीं पेड़ लगे हुए हैं, थोड़े बहुत लग गए हैं वो है, या फिर प्लांटेशंस कहीं पे कुछ वृक्षारोपण वगैरह कर दिया है वो है, या फिर विलेज होम स्ट्रीट्स दैट हैज़ बीन ऑन द राइज, या किसी ने अपने घर में जो है कहीं पे जो है पेड़ पौधे लगा लिए हैं। तो इस तरीके के जो वृक्षारोपण गतिविधियां हैं, उन वृक्षारोपण गतिविधियों को काउंट करके भारत अपनी 2 साल में जारी होने वाली भारतीय वन रिपोर्ट में ये बताता है कि हमारे यहाँ जंगल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि भारत जो है इन सारी चीज़ों को काउंट करके ये कहता है कि हमारे यहाँ 24% जो भू क्षेत्र है वो जंगलों से घिरा हुआ है। हमारा फॉरेस्ट कवर जो है 24% ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया है, ठीक है, ये बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इतना ही नहीं, भारत ने जो है आगे ये वादा भी कर रखा है, मीन्स ये कमिटमेंट भी है भारत का कि हम 2030 तक जो है अपने वन क्षेत्र को 33% यानी फॉरेस्ट कवर को 33% तक इंक्रीज करके ले जाएंगे। अभी वर्तमान समय में 24% है, और इसमें जो है 2.5 से 3 बिलियन टन की जो है कार्बन सिंक बनाएंगे, जो कि कार्बन डाई, देखिए पेड़ जो लगाए जाते हैं, पेड़ों का काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। आपको पता है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को संचित करने का काम करते हैं। तो पेड़ों का जो समूह है वो एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करती है। तो ये जो है इंडिया की कमिटमेंट है कि 2030 तक 33% फॉरेस्ट कवर करेंगे, और साथ में 2.5 से 3 बिलियन टन का जो है कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो है ये पूरा नहीं हो पाएगा, जिस तरीके के प्रोविज़न ये बना रहे हैं तो उससे ये पूरा होता नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये मंत्रालय की नज़र में, मंत्रालय का ये मानना है कि ये जो प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब आप समझिएगा जैसे खेती के साथ साथ में, मतलब जैसे वन की खेती समझ लीजिए इसको एक तरीके से, कि आपने एक साथ कहीं 150, 200, 300, 400 पेड़ लगा दिए, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटी हो गई। तो सरकार का मानना ये है कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा नहीं देता है और ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देता है। तो इसलिए इसमें जो है संशोधन कर रहे हैं, और इन संशोधनों के द्वारा आगे जो प्रोविज़न लेकर के आएंगे तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री और ट्री प्लांटेशन को हम लोग बढ़ावा देंगे। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि 2019 से 2021 के बीच में, यानी 2 साल में, जब फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट अगली आती है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो कहते हैं कि 2019 से 2021 के बीच में इंडिया का जो वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट कवर था, वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा, और इस 1540 स्क्वायर किलोमीटर में से 1509 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है जो जंगलों के बाहर बढ़ा हुआ था। यानी वही एरिया कि किसी ने अपने घर में बाग लगा लिया, बाग में कुछ पेड़ लग गए, तो इस तरीके के एरिया को जो है भारत में इंक्लूड किया गया अपने बढ़ते फॉरेस्ट कवर में। तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर से 1509 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऐसा एरिया है। तो आगे कहते हैं कि अब जो नए संशोधन किए जा रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट में, ये ऐसे इंसेंटिव्स देगा, ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऐसे इंसेंटिव्स देंगे जो कि
1996 की जो जजमेंट है उसको लिमिट करेंगे। मतलब कुल मिला के अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये बात ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना, अमेंडमेंट में ये था कि वो जंगल जो सूचीबद्ध नहीं है वो भी जंगल माने जाएंगे, लेकिन अब पूरा संसद ही जब ये प्रोविज़न कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो नलीफाई हो जाएगा। अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट देखिए क्या है कि ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर 1980 वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो केवल वही लैंड जो फॉरेस्ट के तौर पे रिकॉर्डेड है, या तो 1980 या फिर 1980 के बाद, तो केवल वही ज़मीन जो है उसको माना जाएगा जंगल। उसके बाद अब फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन जंगल के तौर पर किसी ज़मीन को नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रोविज़न है कि फॉरेस्ट लैंड ऑथराइज्ड बाय स्टेट्स फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस बिटवीन 1980-1996 वुड नॉट इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मीन्स अगर स्टेट ने किसी फॉरेस्ट लैंड को पहले नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस के लिए परमिशन दे रखी थी 1980 से 1996 के बीच में, तो उस पर जो है इस एक्ट के कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तीसरा है द अमेंडमेंट्स इफेक्टिवली मीन स्टेट्स कैन नो लॉन्गर क्लासीफाई अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड और पैचेस ऑफ ट्रीज विद फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉरेस्ट लैंड। मतलब कुल मिला के ये ऊपर वाली जो लाइन हम लोग बोल रहे थे कि 1980 से 1996 तक अगर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को कहीं स्टेट ने परमिशन दे रखी थी, तो अब वो फर्दर उसको क्लासीफाई भी नहीं कर सकते कि नहीं ये जंगल है। अगर थोड़ा बहुत कटा भी था उनकी वजह से, तो अब पूरा ही कटेगा, उसको क्लासीफाई नहीं करने देंगे अब, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा कि आप आगे जंगल कटेंगे ही। और चौथा अमेंडमेंट ये देख लीजिए क्या है कि ऑल्सो अलाउ फॉरेस्ट लैंड अप टू 100 किलोमीटर नियर इंडियाज़ बॉर्डर। जो इंडिया का बॉर्डर है उसके किनारे किनारे जो 100 किलोमीटर का रेंज है पेड़ों का, तो 100 किलोमीटर के रेंज में अगर कहीं पे कोई जंगल ऐसा है तो उसको बिना केंद्र सरकार के अप्रूवल के स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी पर्पज से काटा जा सकता है। तो अब आप सोच के देखिए कि 100, एक तो बॉर्डर कितना लंबा है, और बॉर्डर इतने लंबे बॉर्डर के 100 किलोमीटर के रीजन में स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप जंगल जो है काटेंगे, तो आप सोचिए कितना जंगल कट जाएगा। तो ये चीज़ जो है चिंता वाली बात है। ये अमेंडमेंट है जो 2023 के बिल में लाए जा रहे हैं। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म करते हैं ऑथर, और क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि ये वास्तव में कोई नेचुरल फॉरेस्ट दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा, केवल जो है एफॉरेस्टेशन को जो ये दिखा रहा है कि हम जो है ट्री प्लांटेशन को प्रोत्साहन देंगे, तो ट्री प्लांटेशन को प्रोत्साहन नहीं देगा, ये जो है एक तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि ऑथर का मानना है कि जो लोग मान लो अपने घर में पेड़ लगाएंगे, अगर कल को जब उनके पेड़ों को ही फॉरेस्ट कवर में आप शामिल कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके पेड़ भी जो है कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे। तो जब कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे तो कल को जो है अपने लगाए पेड़ और बागों को जो है एज ए कार्बन क्रेडिट बेच देंगे कि हमने जो है इतनी कार्बन सिंक बना रखी है, तो कोई यहाँ खरीद लेता हमारी कार्बन सिंक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है एक तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन है, ये कोई नेचुरल रीजनरेशन नहीं है फॉरेस्ट का, ऑथर का कहना ये है। इसके अलावा इनका कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है किसी भी तरीके का अपना कोई ओपिनियन और सजेशन इस बात पर नहीं दिया है कि आगे और क्या क्या इसके बारे में किया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो ये कहते हैं कि ये सुनने में थ्योरी जो है अच्छी लग सकती है कि हम ट्री प्लांटेशन को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन वास्तव में एक परमानेंट कार्बन स्टॉक बनाना इतना आसान काम नहीं है कि जो टारगेट ले रखा है 2.5 से 3 बिलियन टन की कार्बन सिंक बनाने का, वो ऐसे बागों में और घरों में पेड़ पौधे लगाने से, उसे फॉरेस्ट कवर में शामिल करने से बन जाएगी। और उसके बाद जो है लास्ट चौथा जो क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि वास्तव में तो होना ये चाहिए था कि अगर अमेंडमेंट करने भी थे 2023 के बिल में, तो उन्हें किसी प्रकार से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता। अभी जो कुछ भी ये अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से इनसाइंटिफिक हैं, अवैज्ञानिक ढंग से शामिल किया जा रहा है इनको। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंज इन वीमेंस लाइव्स। इसको जो है डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार शॉर्टकट में सीधा समझ लीजिए, हम लोग पहले इसके बारे में पूरा आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ऑथर जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि जो भारत में आबादी है वो आबादी धीरे धीरे करके उसके समीकरण बदल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो है आबादी बहुत कम थी, जब आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 34 करोड़ के आसपास आबादी थी। आज की डेट में लगभग जो है 1.5 अरब होने जा रही है आबादी। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है
इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बहुत सारे चेंजेस आए और उन बहुत सारे चेंजेस के साथ में महिलाओं के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। लेकिन महिलाओं के जीवन में आए हुए परिवर्तन जो है उनका जीवन स्तर बढ़ाने में और इकोनॉमी में योगदान देने में किस हद तक भूमिका निभा पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जो है पैरामीटर्स पे डिस्कस करती हैं वो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं के जीवन को वो स्टार्ट करती हैं। महिलाओं के जीवन में देखिए हर व्यक्ति का जीवन जो है 3 आयामों पे जुड़ा रहता है, या तो समाज के साथ, एक परिवार के साथ, दूसरा व्यक्तिगत स्तर पे। तो समाज, परिवार और व्यक्तिगत तीनों ही स्तर पर महिलाओं के जीवन में जो है अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। देखिए समाज में हर व्यक्ति जो भी रह रहा है उसके जीवन में इन तीनों स्तरों पे अलग अलग चैलेंजेस होते ही हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है, तो महिलाओं के बारे में सोसाइटी, फैमिली और इंडिविजुअल लेवल पर जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि महिलाएं अपने जन्म से लेकर के और अपने बुढ़ापे तक तरह तरह के चैलेंजेस को अलग अलग फेजेस में, अलग अलग लेवल पर, यानी सोसाइटी के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, तीनों ही जगह अलग अलग अपने जीवन के कालखंड में अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करती हैं। जैसे आप देखिए कि जन्म की अगर बात की जाए तो आप देखिए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सन प्रेफरेंस सोसाइटी है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी होने की वजह से लड़का हो इस बात पर लोग ज़्यादा जोर देते हैं। तो पहले तो लोग जो है धीरे धीरे करके एबॉर्शन वगैरह करा देते हैं लड़की होने के केस में, फिर सरकार ने उस पर रोक लगाते लगाते फिर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं ला करके और प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। तो बर्थ के लेवल पर जो है आप सोचिए कि उन्हें सबसे पहले आने से पहले ही, मीन्स इस संसार में कदम रखने से पहले ही उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ जाता है। और ऐसा नहीं कि ये गतिविधियाँ पूरी तरीके से रुक पाई हैं। दूसरा उसके बाद कहती हैं ऑथर कि अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लेवल पर बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था कि भारत में चूंकि हेल्थ सेक्टर की सुविधाएं जो हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थीं, तो परिवारों में इस बात को लेकर के समस्या रहती थी कि अगर हमने मान लीजिए 4 बच्चे पैदा किए हैं तो हो सकता है कि 2 उसमें मर ही जाएँ, 2 ही जिंदा रहें। तो इसलिए पहले जो है फर्टिलिटी रेट क्या था, ज़्यादा था। और फर्टिलिटी रेट ज़्यादा क्यों था? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार आया तो वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट भी अपने आप गिर गया। फिलहाल महिलाओं के जीवन की अगर बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा उनकी भी बढ़ी है और ऑब्वियसली जीवन प्रत्याशा बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन में जो है उनके स्टेबिलिटी आई है। अब आप समझिएगा कि चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट जो है घटा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि पहले 4 में से जो है इस बात तो लोग रहते थे कि 2 मर जाएंगे, लेकिन अब 2 में से दोनों जिंदा रहते हैं। तो इसलिए अब 4 करने की कोशिश कोई नहीं करता, क्योंकि लो इनकम कंट्री है और इनकम है नहीं लोगों के पास, उतनी पालन पोषण में समस्या आती है। तो फर्टिलिटी रेट इससे घटा है। इस फर्टिलिटी रेट के घटने से महिलाओं को देखिए क्या फ़ायदा होता है। महिलाओं को फ़ायदा ये होता है कि आप समझिए कि पहले अगर मान लीजिए 4 बच्चे हुए उनके, और हर बच्चे को अगर उन्होंने मान के चलिए कि 3-3 या 4-4 साल भी उन्हें जो है उसकी केयर करनी पड़ी, तो लगभग 4 बच्चों के लिए उन्हें अपने जीवन के 15 से 16 साल जो है बच्चों की केयर करने में लगाने पड़ते थे। और जब 15 से 16 साल आप बच्चों की केयर करने में लगाएंगे तो फिर आप जो है एजुकेशन के लिए कैसे टाइम दे पाएंगे, या फिर कैसे एजुकेटेड हो पाती वीमेंस। तो वो समय जो है चैलेंजिंग था वीमेंस के लिए एजुकेशन में एनरोलमेंट होने के लिए। लेकिन फिर कहते हैं कि फर्टिलिटी रेट ठीक होने की वजह से, चूंकि अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जो समय आप 15-16 साल लगाते थे वो महिलाओं के लिए घट करके अब मान लीजिए 8 साल हो गया या 7 साल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय अब उनके पास ऐसा बचता है कि वो एजुकेशन को अटेंड कर सकती हैं। और वही हुआ, एजुकेशन में धीरे धीरे करके एनरोलमेंट महिलाओं का बढ़ा और वर्तमान समय में लगभग 70% महिलाएं जो हैं वो एजुकेशन में एनरोलमेंट लेती हैं। लेकिन अभी भी कहती हैं ऑथर कि महिलाओं के जीवन में एक समस्या बनी हुई है जो कि उनकी शादी से रिलेटेड है, कि जब उनकी शादी जल्दी हो जाती है, सपोज करिए कि शादी जल्दी हो गई अगर, तो 20 साल की उम्र में अगर आप किसी की शादी कर देते हैं और 22 साल की उम्र में पहला बच्चा अगर किसी को होता है, तो फिर क्या होगा कि उस बच्चे की देखभाल में और 2 बच्चे करने में मान लीजिए कि अगर 8 साल आपको लगाने पड़े, तो 22 साल की उम्र से लेकर 8 साल 30 साल तक तो आपने सिर्फ बच्चों की केयर की। और यही टीन एज का टाइम होता है जिस समय आप किसी तरीके की एजुकेशन को अच्छे से सीख सकते हैं या फिर अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं। और जब आप स्किल डेवलप करेंगे तभी आप जो है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वर्क, जो लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो लेकिन 22 साल की उम्र में अगर आपको बच्चा होता है, यानी अर्ली एज में अगर आपकी शादी हो जाती है, तो महिलाओं के हाथ से ये अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। और अगर एक पल को मान लिया जाए कि ये अपॉर्चुनिटी जाने के बाद भी वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, तो फिर उन्हें जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन मिलेगा वो अनस्किल्ड लेबर का मिलेगा, स्किल्ड लेबर का
नहीं मिलेगा। तो ये भी जो है महिलाओं के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो इस तरीके से आगे जो राइटर लास्ट में कहती हैं कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो कहती हैं कि यहाँ देखिए ओवरऑल राइटर कहना क्या चाहती हैं, तो राइटर यहाँ टोटल ये कहना चाहती हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सुधरी है, फर्टिलिटी रेट सुधरा है, टाइम महिलाओं को मिला है, लेकिन अर्ली एज में शादी हो जाने की वजह से उन्हें या तो वो एजुकेशन पूरी कर नहीं पा रही हैं या फिर उनकी स्किलिंग नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से जो है उनका लेबर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है, और इसलिए उनका जो टोटल पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से ओपन अप होके नहीं आ पा रहा है। इन्हीं चीज़ों को उन्होंने कुछ डाटा से जो है आगे बताया। अभी हम लोग डाटा देख लेंगे, पहले हम लोग आर्टिकल की पूरा एक समझ लेते हैं, कोर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन देती हैं वो। तो सोल्यूशन में वो 2 पैरामीटर्स बताती हैं कि एक स्टडी, 2 स्टडी के बारे में बताती हैं वो। पहली स्टडी एमपी में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई। तो उस वर्ल्ड बैंक के द्वारा एमपी के किसी स्थानीय स्तर पे कराई गई स्टडी ये बताती है कि अगर महिलाओं के लिए जो क्रीच मतलब आप समझिएगा, जैसे उनके अगर आप कहीं काम करने जाते हैं, आप 8 घंटे के लिए मान लीजिए ड्यूटी आवर्स पे जा रहे हैं, तो ड्यूटी आवर्स के लिए आप अपने बच्चे को किसी एक ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे कोई और आपके बच्चे की 8 घंटे देखभाल करता रहे, तो उसको आप क्रीच बोलते हैं। क्रीच मीन्स पालना होता है एक तरीके से। तो क्रीच जो है वो एस्टैब्लिश अगर किए जाते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का उस जगह पर बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑथर जो है एक सॉल्यूशन जो है ये इस तौर पर देती हैं कि जो नरेगा की एक्टिविटीज़ में सरकार 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है 1 साल में, तो सरकार जो है इस नरेगा के अंदर अभी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं केवल शामिल, तो इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ क्रीचेस भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, कुछ क्रीचेस भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे कि महिलाओं को काम में भागीदारी स्वतंत्र रूप से लेने का मौका मिले। अगर वो अपने जाती हैं तो अपने ड्यूटी आवर्स में अपने बच्चे को उस क्रीच में छोड़ के जाएं। दूसरा जो है एक पैरामीटर सोल्यूशन का देती हैं वो, तो वो पैरामीटर ये देती हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है महिलाएं अपनी इस समस्या को डील कर सकती हैं। कि मान लीजिए 10 महिलाओं ने एक समूह बना लिया या 15 महिलाओं ने मिलकर के एक समूह बना लिया, और उस समूह में जो है सब लोग क्या करें, एक एक दिन छुट्टी लें और एक दिन एक महिला रुक करके जो है सबके बच्चों को संभाले, जिनके भी छोटे बच्चे हों। तो इस तरीके से जो है सलूशन बताती हैं ऑथर। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या जो है आंकड़े दिए हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिगार्डिंग, फर्टिलिटी रेट के रिगार्डिंग, और एजुकेशन इनरोलमेंट के रिगार्डिंग, अर्ली मैरिज के रिगार्डिंग, स्पेंडिंग टाइम फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन के रिगार्डिंग क्या क्या डाटा इन्होंने दिया है। तो आप देख लीजिए, ये कहती हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की जो है आज़ादी के समय 34 करोड़ थी, जो कि बढ़ के अब 1.4 बिलियन के आसपास हो गई है। लेकिन बहुत सारे पब्लिक हेल्थ और मेडिकल मिरेकल्स की वजह से बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया, जिनमें से पहली चीज़ जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और 1941 में ये 56 साल के आसपास थी, जिसमें तब क्या था कि केवल 50% लड़के जो है वो 28 साल की उम्र तक जिंदा रह पाते थे। और उसके बाद अब इस समय जो है 69 साल की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आदमियों के लिए, और लगभग जो है 50% से ज़्यादा लोग 75 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है यही कंडीशन जो है वो महिलाओं के साथ भी है कि महिलाओं की भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है। फिर उसके बाद कहती हैं कि जो फर्टिलिटी रेट था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो है अगर बच्चे मरने की आशंका रहती थी। तो जो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका कहना है कि 1950 में जो फर्टिलिटी रेट था 5.7, 2019 में वही फर्टिलिटी रेट 2.1 हो गया है आकर के। उसके बाद आगे कहती हैं कि पहले जब 4 बच्चे होते थे, हाँ यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो है रह गया है, वो पॉइंट ये रह गया है कि जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है इसके कारण क्या होता है कि सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और सन को प्रेफरेंस देने से भी जो है क्या होता है कि जो जेंडर एडवांटेज है वो मेल कैंडिडेट्स को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि पालन पोषण के स्तर पे ही कई बार जो है बच्चियों के साथ भेदभाव हो जाता है। तो इस चीज़ के भी आंकड़े देती हैं ऑथर। वो ये कहती हैं कि जब 4 बच्चे लोग पैदा करते थे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उन 4 में से एक लड़का होगा 6% थी, जबकि अब 2 बच्चों में से एक लड़का होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अब 25% हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद आगे जो है वो बोलते हैं कि पहले क्या था कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 बॉयज एजेस अंडर 5 ड्रॉप्ड फ्रॉम 96 टू 91 बिटवीन 1950 एंड 2 सॉरी
अब ये जो है आप एक चीज़ ये समझ लीजिएगा, जो ये सन प्रेफरेंस है सोसाइटी में वो क्यों है, क्योंकि आप ये मानते हैं लोग कि बाद में जो बुढ़ापे में सहारा बनेगा वो लड़का ही बनेगा, लड़कियों पे इस मामले में विश्वास नहीं कर पाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि 85% महिलाएं खुद ये मानती हैं कि आगे जाके लड़का ही उन्हें सहारा दे सकता है, लड़कियां सहारा नहीं देंगी। केवल जो है 11% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी महिलाओं को, वो जो अपनी बेटियों को इस बारे में सपोर्ट मानती हैं या आधार मानती हैं कि हाँ हमें हमारी बेटियां भी जो आगे चल के सपोर्ट कर सकती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के ऑथर कहती हैं कि जो सेक्स रेशियो था उसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं कि अगर 100 लड़कों पे लड़कियों की बात करें तो 1950 में 96 लड़कियां होती थी, जबकि 2019 में 100 लड़कों पर 91 लड़कियां ही रह गई हैं। फिर फर्टिलिटी डिक्लाइन की बात करती हैं कि फर्टिलिटी डिक्लाइन होने का फ़ायदा क्या मिला। तो पहले क्या था कि 1992-93 तक जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने में 14 साल जाता था किसी एक स्त्री के जीवन का, लेकिन वही जो है, और साथ में जो बच्चे 6 साल तक के थे तो उन 6 साल से कम तक के बच्चों में जो है लगभग 6 से 15 साल तक के बच्चों की केयर करने में लगभग जो है 20 से 14 साल जाता था। तो ये वही बात है कि टाइम पीरियड घट जाएगा, जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर जो है टाइम पीरियड ज़्यादा देना पड़ेगा उनकी केयर करने के लिए, बच्चे कम होंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। तो इस तरीके से ये जो है कुछ डाटाज वगैरह को देकर के इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और कुल मिला के एक यहाँ पे पॉइंट और है कि इनका कहना ये है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक जीवित रहती हैं, और ये अधिक जीवित रहने की वजह से जब आप देखेंगे कि सारे कॉजेज़ हमने आपको बताया कि जब एजुकेशन में इनरोलमेंट नहीं हो पाता है और पूरी तरीके से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाने की वजह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती महिलाओं को, और जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिलती है तो फिर वो क्या होता है कि डिपेंडेंट हो जाती हैं आकर के वापस से लड़के के ऊपर। तो इसलिए जो है एक तरीके से इसको ऑथर कहती हैं कि ये एक विशियस साइकिल है जेंडर एडवांटेज की, कि जिसमें लड़कों को पैट्रियार्कियल सोसाइटी की वजह से एक विशियस साइकिल के तौर पे महिलाएं जो है इस साइकिल में खुद फंसी हुई है। जैसे कि आपको बताया था ना, 85% महिलाएं खुद मानती हैं कि बाद में लड़का ही सहारा बनेगा। तो इस तरीके से जो ये आर्टिकल था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है मानसून के लेकर के है कि प्री मानसून सीजन जो है इस बार, उसमें क्या है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, और इसको लेकर के ऑथर कुल मिला के इसी पे बात हो रही है कि ये भारत में जो मानसून से पहले की बारिश है, तो ये बारिश आप देखते होंगे इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कभी भी कहीं भी बारिश हो जाती है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है कि कब ज़्यादा हो जाएगी कब कम हो जाएगी, कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। तो इस बारे में जो है ऑथर ने आर्टिकल लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है या नहीं है, इस बात का जो है एनालिसिस करने की कोशिश करती हैं वो अपने करते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। तो इसमें कुल मिलाकर के कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। ये जो पैची रेनफॉल होता है, पैची रेनफॉल मतलब छिटपुट बारिश, कहीं की कहीं कुछ हो गया, थोड़ी थोड़ी सब जगह हो रही, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो इसके कई सारे और जो रीजन निकल के आते हैं, तो उन रीजन जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग केवल जो एक बार देख लेंगे, कभी पीटी में आपसे पूछा जाए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये चीज़ें क्या प्री मानसून बारिश में भूमिका इनमें से कौन कौन निभाता है या कौन कौन नहीं निभाता है। तो ये देखिए जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो प्री मानसून बारिश के बढ़ने और इसके पैची होने के रीजन के तौर पे काम करती हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पहले से जो है वार्म एटमॉस्फेयर है, और चूंकि वार्म एटमॉस्फेयर है तो फिर क्या होता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वाटर का और एटमॉस्फेयर जो है ह्यूमिड हो जाता है। तो वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जो है वो एक कॉज है। अब आप देखिए वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में पहले से ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश होने की संभावना ज़्यादा ही रहती है, मतलब आसानी से बारिश हो जाती है। जब पहले से ही ह्यूमिडिटी है हवा में, ज़रा सा भी कंडेंसेशन होगा अगर हवा ऊपर उठती है तो बारिश होना सीधी सी लाजमी बात है। उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो होता है एल नीनो का। तीसरा अटलांटिक, देखिए एल नीनो क्या है आप ऐसे समझ लीजिए इसको संक्षेप में कि एल नीनो जो है एक प्रकार की गर्म जलधारा है, और इस गर्म जलधारा का प्रभाव जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बारिश होती है तो लगभग पूरी दुनिया के में होने वाली बारिश पर जो है इसका असर होता है। और ये जब गर्म जलधारा जो है इसके प्रभाव से मानसून हमेशा निगेटिवली प्रभावित होता है। मतलब कुल मिला के है क्या कि जितनी अच्छी बारिश होनी चाहिए उतनी अच्छी बारिश नहीं होती एल नीनो के केस में। एल नीनो का एक उल्टा कॉन्सेप्ट भी होता है लॉ नीना। तो लॉ नीना में जो है उल्टा होता है कि जलधारा जो है वो
अपेक्षाकृत ठंडी रहती है, जैसा तापमान रहना चाहिए समुद्र की सतह का वैसा जो है तापमान ना रह करके ठंडा तापमान रहता है, और ठंडे तापमान रहने की वजह से मानसून जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर तापमान कभी कभी नहीं भी बदलता है काफ़ी लंबे समय के लिए, तो जब नहीं भी बदलता है तो इस चीज़ को भी शामिल करते हैं। जब इन तीनों बातों को अगर आप शामिल कर लें, एल नीनो की कंडीशन को, मीन्स समुद्र की जो सतह का तापमान है वो ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर अपेक्षाकृत ठंडा हो जाए या फिर जो है चेंज ही ना हो, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के जो है इंसो इफेक्ट बोलते हैं। इंसो इफेक्ट मतलब ये हो गया एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके इंसो इफेक्ट बोला जाता है, और इनका प्रभाव जो है मानसून के ऊपर पड़ता है। तो जब एल नीनो जिस समय मतलब गर्म जलधारा के कारण मानसून जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है इसको हम लोग जो कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग कारणों की बात कर रहे थे, तो वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एक पॉइंट निकल के आता है, दूसरा एल नीनो, तीसरा अटलांटिक नीनो। अटलांटिक नीनो का भी यही मतलब है कि जब अटलांटिक सी में समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है तो भी मानसून कमजोर। कुल मिला के आप ये समझिए कि समुद्र की सतह का तापमान अगर कहीं गर्म होता है तो फिर उसके आसपास या उसका असर जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ मानसून कमज़ोर ही होगा। ओके, तो अटलांटिक नीनो भी एक बड़ा रीजन है। देखिए अटलांटिक नीनो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एकदम नई मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती रही है इसके पहले। तो यूपीएससी पीटी में इसके ऊपर कभी न कभी क्वेश्चन हो सकता है बना के, कभी पूछ ले, तो आप सतर्क रहें इस बारे में, ठीक है। ये भी एल नीनो की तरह ही कॉन्सेप्ट है, जैसे एल नीनो इंडो पैसिफिक रीजन में काम करती है, प्रशांत महासागर से रिलेटेड थ्योरी है, तो वैसे ही अटलांटिक नीनो जो है वो अटलांटिक महासागर से रिलेटेड थ्योरी है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण जो है सर्दियों में बारिश हो जाती है भारत में, आप देखते होंगे। उसके बाद में जो है अरबियन सी राइज, जो अरब सागर है, अरब सागर में भी तापमान जो बढ़ता है, तो आप देखते हैं अभी विपर जो है तूफान आके चला गया, तो सागर की सतह का तापमान बढ़ने से क्या तूफान वगैरह भी आने लगते हैं उस प्रबंधीय क्षेत्रों में। तो अरब सागर जो है, इस अरब सागर के टेम्परेचर राइज को भी एक कारण के तौर पे मानते हैं ऑथर कि ये भी कारण हो सकता है, जो बारिश इस तरीके की प्री मानसून बारिश जो है वो अपने सामान्य स्तर से अधिक हुई है। उसके बाद में जो हिमालयन है, हिमालय जो है, हिमालय के क्षेत्र के भी अपने इफेक्ट मानती कहती हैं कि हिमालय जो है कहीं पे कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, तो इस तरीके से कहीं गर्म और ठंडा होने की वजह से सतह के तापमान में, चूंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई पे वातावरण में हवाओं का जो प्रवाह होता है, जैसे जेट स्ट्रीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जेट स्ट्रीम या फिर सब हवाओं का जो संचरण है उस ऊंचाई पर, और जो हिमालय का जो उच्चावच है उस उच्चावच के तापमान और जो वहाँ घाटियाँ हैं, इन सभी चीज़ों में मिला करके हवाओं के जो डिस्टर्बिंग पैटर्न है चलने के, उन पैटर्न की वजह से भी बारिश पर इन चीज़ों का असर होता है। उसके बाद लास्ट में कहती हैं कि जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, यानी जंगल में आग लग जा रही है, आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया में जंगलों में आग लगने की घटना भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जंगल में आग लगने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बाकी अभी हम लोगों ने अपने कल और परसों के आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ता है तो फिर बारिश की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है, जो कि क्रिटेशियस पीरियड के मिले फॉसिल फ्यूल से जो एकेडमिया थे इंडिया और ताइपेई के, आईआईटी खड़गपुर और ताइपेई के एक इंस्टीट्यूट के एकेडमियाज ने मिलकर के ये रिसर्च की थी। तो वाइल्ड फायर्स की वजह से, जो कि 3 गुना ज़्यादा इस समय आग लगने लगी हैं, तो उन 3 गुना ज़्यादा आग लगने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और इस पर भी बारिश के पैटर्न पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से था ये आर्टिकल। इसको जो ऊपर किए दे रहे हैं, अगर आप लोग इसको देखना है पढ़ना चाहेंगे तो आप जो है पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसको नीचे से ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है अपने अगले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो अगला आर्टिकल जो है फार्मर्स और पेप्सिको के बीच में जो विवाद था, उस विवाद को लेकर के, जिसमें पेप्सिको के रजिस्ट्रेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा था कि जो अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट का नाम है, देखिए इस एक्ट को देख लीजिए आप, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। तो इसका काम क्या है, जो प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं और जो अधिकार हैं किसानों के, उनको सुरक्षित करने का काम करता है ये अधिनियम, ठीक है। 2001 से लागू है। तो इस अधिनियम के तहत जो पेप्सिको थी, उस पेप्सिको ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, आलू की वैरायटी का नाम याद रखिएगा, ये यूपीएससी की पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, कभी आपसे पूछा जा सकता है, FL2027। ये लेस चिप्स में यूज़ किया जाता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन को या इसके पेटेंट को जो उसने ले रखा था पेप्सिको ने, उस पेटेंट के रजिस्ट्रेशन को या इसकी वैरायटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया इस अथॉरिटी ने।
इसका रजिस्ट्रेशन इसने जो है 2016 में लिया था, और जो इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो अंडर सेक्शन 34 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के अंतर्गत किया गया है। तो कुल मिला के ही सारा मामला था। हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज फार्मर्स राइट एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, मींस किन किन बेसिस पर जो है ख़त्म किया जा सकता है। थोड़ा सा सिनेरियो आप समझ लीजिए कि इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया था पेप्सिको ने वो 2016 में कराया था, और 2016 में जो है इसको अगले 6 साल के लिए इस पर पेटेंट राइट दिया गया था। लेकिन और ये पेटेंट राइट इन्होंने किस बेस पे लिया, इस बेस पे लिया है कि हमारा ये जो FL2027 आलू है, ये आलू उगाया है हमारे ही अमेरिका के एक किसान ने, जिसका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू होप्स। इन्होंने उगाया था, तो इसलिए इन्होंने जो है पेटेंट लिया। इंडिया में इस आलू को लाके कमर्शियलाइज़ किया इन्होंने मतलब ऐसा बताया है, इन्होंने लाकर किया नहीं किया ये बात की बात। इन्होंने रजिस्ट्रेशन जब 2016 में लिया है। बाकी आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इनका जो कैंसिल किया गया वो इस बेसिस पे किया गया है कि जिस समय इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया 2012 में, जब इन्होंने एप्लीकेशन दी, तो 2012 में एप्लीकेशन देते समय इन्होंने इस वैरायटी को बताया कि ये जो है एक न्यू वैरायटी है जिसका रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, जबकि इंडिया में पहले ही 2009 में इस वैरायटी को कमर्शियलाइज वैरायटी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जा चुका था। तो इस वजह से गलत जानकारी देने के बेसिस पर जो है इस अथॉरिटी ने, जो अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर बनाई गई है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स के लिए, उसने इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सही है, आपने गलत जानकारी क्यों दी। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक्ट में जो है अंडर सेक्शन 34 कुछ प्रोविज़न है कि कब कब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो है फैसिलिटेट्स द मशरूमिंग ऑफ द इंडियन सीड इंडस्ट्री टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स टू फार्मर्स। इसका एक काम ये भी है, मीन्स रजिस्ट्रेशन वाला काम तो है ही किसी नई वैरायटी या वर्तमान वैरायटी के बारे में, और इसके अलावा इसके एक काम ये है कि जो किसान है उनको हाई क्वालिटी सीड जो है वो अवेलेबल हो सके, ये भी इंश्योर करना। अब देख लीजिए कि रिवोकेशन यानी रजिस्ट्रेशन खत्म करने के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। तो इन ग्राउंड्स को देख लेते हैं। यूपीएससी की पीटी में कभी स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके के इश्यूज तो पेटेंट वगैरह से रिलेटेड जरूर पूछता ही है यूपीएससी कुछ ना कुछ। तो रिवोकेशन के आप ग्राउंड देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर गलत सूचना देकर के आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर इन एलिजिबल पर्सन को जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तीसरा, अगर ब्रीडर जो है, ब्रीडर मतलब जिसने उस नई वैरायटी को ईजाद किया है, उत्पन्न किया है, उसने रजिस्ट्रार को मीन्स उसने ये नहीं दिखा पाया या नहीं प्रूव कर पाया कि ये उसी ने किया है, तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। चौथा कि to provide an alternative denomination for variety registration in case the earlier variety provided is not permissible for registration। मतलब जैसे सपोज करिए कि आप जो है कोई चीज़ लेके गए, आप जो है आलू की एक वैरायटी लेकर के गए और आपने कहा कि हमें जो है इस वैरायटी पर रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन उस वैरायटी के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये प्रोविज़न नहीं है कि इस वैरायटी पर कोई रजिस्ट्रेशन ले सकता है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। वो तो नॉर्मल सी बात, सबको पता कैंसिल हो जाएगा जब परमिशन ही नहीं है उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की उस वैरायटी पे। लेकिन कैंसिल नहीं भी होगा कब? अगर आपने जो है कोई दूसरा आलू तुरंत ही उसमें एप्लीकेशन में दे रखा है कि अगर इस आलू के साथ ऐसा है तो हमें इस वाले आलू का जो है पेटेंट दे दीजिए, तो फिर जो है कैंसिल नहीं होगा, तो दूसरे वाले आलू का आपको दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप जो है अल्टरनेटिव डिनोमिनेशन नहीं दे पाते हैं किसी ऐसी वैरायटी के अगेंस्ट जिस पर परमिसिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद कहते हैं कि अ फेलियर ऑफ द ब्रीडर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सीड्स फॉर कंपलसरी लाइसेंस। अगर ये लाइसेंस लेने के लिए जो रिक्वायर्ड सीड्स देने होते हैं, अगर वो सीड्स नहीं दे पाता है ब्रीडर जिसने ईजाद की है वो वैरायटी, तो भी जो है उसको ये रजिस्ट्रेशन अगर सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है या नहीं दिया जाएगा। छठवां ग्राउंड है कि जो एक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ में कंप्लाई नहीं करती है उसकी वैरायटी, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और सातवां जो है वो ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है, मीन्स पहले जो है इसके बारे में किसी ने जांच पड़ताल नहीं की लेकिन जनहित के खिलाफ है, ये जनहित के विरुद्ध है, तो फिर जो है रजिस्ट्रेशन को जो है कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद जो है कोर्ट ने अपील क्यों रिजेक्ट की हमने आपको बता दिया है। इन्होंने 2012 में जो है आलू का पेटेंट मांगा, ये कह के कि एक नई वैरायटी है ये, जबकि 2009 से ही कॉमर्शियलाइज
तौर पर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी ये वैरायटी, तो गलत इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, इसलिए इनका जो है कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल किसने किया? कैंसिल किया है जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने, इसी एक्ट के अंदर बनी हुई अथॉरिटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ये है अथॉरिटी का नाम। और इसी के साथ में हम लोग जो है आज का अपना डिस्कशन देखिए 50 मिनट का हो गया, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए सारे डिस्कस कर ही लिए। अब उसके बाद में जो कल के 2 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे करके या तो आज ही डिस्कस कर लेंगे वीडियो बना करके, या फिर जो है फर्दर हम लोग जो है आगे नेक्स्ट डिस्कशन में उनको शामिल कर लेंगे एक एक करके। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।